हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता की कुछ जो विशेष इमारतें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत विशेष इमारतों के अंतर्गत विशाल स्नानागार, अन्नानागार और सभा भवन, इसके बारे में पढ़ेंगे। विशाल स्नानागार है, यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। जो विशाल स्नानागार है यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण पक्की हुई ईंटों से हुआ था। इसके मध्य में जो स्नानागार है एक स्नान कुंड है और पूर्व में एक बड़ा सा कुआं है जिसके उपयोग का पानी किया जाता था। ठीक है, इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता है। जब कोई भी सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान या कोई भी यज्ञ हुआ करता था उस समय, तो उसका उपयोग सभी लोग नहाने के लिए किया करते थे। इस सभ्यता की जल पूजा का एकमात्र प्रतीक है। सिंधु सभ्यता की जल पूजा का एकमात्र प्रतीक है। जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व का सर्वाधिक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और जो स्नानागार है आज तक ये लीकेज नहीं हुआ है, लीकेज नहीं हुआ है। और अब पढ़ेंगे अन्नानागार के बारे में। यह मोहनजोदड़ो की एक सबसे बड़ी इमारत थी, मोहनजोदड़ो की, जो सामान्यतः पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। यह स्नानागार के पश्चिम में स्थित है। इसमें हवा संचरण की उचित व्यवस्था है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी की तरफ है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो नदी की तरफ है। जो मोहनजोदड़ो में है, मोहनजोदड़ो से रावी नदी निकलती है। ठीक, रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक, सभा भवन, यह दुर्ग के दक्षिण में स्थित है। सभा भवन, इसका उपयोग धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता था। सभा भवन का उपयोग धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता। बंदरगाह या गोदीवाड़ा, बंदरगाह है जो लोथल में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। लोथल को विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, हड़प्पाकालीन कला। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम जो विचार आया है, विचार व्यक्त करने का जो व्यक्ति है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इन्होंने ब्राह्मी लिपि की खोजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु लिपि को पढ़ने का जो सबसे पहले प्रयास है वो L.A. बेडेल ने 1925 में किया था। 1925 में परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो L.A. बेडेल ने 1925 में। सामान्यतः यह माना जाता है कि यह चित्रात्मक लिपि है। चित्रों के द्वारा इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, इसलिए इस लिपि को चित्रात्मक लिपि माना जाता है। यह माना जाता है लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। जो अपन लिपि लिखते हैं वो बाएं से दाएं ओर की लिपि लिखी जाती है, इसके विपरीत लिपि लिखी गई है। हड़प्पाई लिपि के लेखन की शैली को हलबंत है। जो हड़प्पाई लिपि है जो सामान्यतः दाएं से बाएं ओर लिखी गई है, इस शैली को हलाबंत वर्ण कहते हैं। धोलावीरा से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, धोलावीरा जो गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं। यह इससे 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन सूचना पट्टे में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पशुपति मोहर, मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर
पशुपति शिव की आकृति अंकित है। मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है उसमें पशुपति शिव की मोहर वो आकृति अंकित है। जॉन मार्शल ने इस मोहर को आद्य शिव की संज्ञा दी है। ठीक है, इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को चौकी पर पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। इसके सिर में सींग, कलाई में कंघे तक दोनों भुजाएं चूड़ियों से कलाई में कंघे तक दोनों भुजाएं चूड़ियां से युक्त हैं। इस पुरुष के बाईं ओर बाघ व हाथी, आद्य पुरुष है उसके बाईं ओर दाईं ओर क्रमशः बाघ और हाथी बाईं ओर बाघ और हाथी हैं, बाईं ओर गैंडा और भैंसा और चौकी के नीचे 2 हिरण, जो चौकी लगी उसके नीचे 2 हिरण है। इस मोहर में जो जानवरों की संख्या है वो 6 है, जबकि जानवरों के प्रकार 5 है। 5 प्रकार के जानवर हैं इनकी, ठीक, जबकि संख्या इनकी 6 है। इस आकृति को हिंदू धर्म के भगवान शिव से जोड़ा जाता है। कहीं कहीं इन मुद्राओं में आद्य शिव के पैरों के नीचे 2 मोर अंकित किए गए हैं। नर्तकी की मूर्ति नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह कांसे की बनी हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति यह सिंधु सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गले में हार पहने हुए के अलावा यह पूर्णतः नग्न मूर्ति है। सिर के पीछे बालों की छोटी लटें एक नुमा पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। सिर पीछे की ओर झुका है, आंखें झुकी हुई हैं, दाईं भुजा कूल्हे पर है टिका है और बाईं भुजा नीचे लटकी हुई त्रिभंग मुद्रा में दर्शन। यह जो मुद्रा कहलाती है वो त्रिभंग मुद्रा है। त्रिभंग मुद्रा में सिर पीछे की ओर झुका है, आंखें झुकी हुई है, दाईं भुजा है जो कूल्हे पर टिका है और बाईं भुजा पूर्णतः नीचे लटकी है। पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यह शैलखीड़ी या कांचली मिट्टी से बनी मूर्ति है। इसमें राजा की दाढ़ी करीने से संवारी गई है। इसमें मूछें नहीं है। यह तिपैया साल ओढ़े है। इसका बायां कंधा ढका हुआ है और दायां कंधा खुला हुआ है। नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। योगी के नेत्र अर्ध खुली मुद्रा में उसके निचले होंठ मोटे तथा दृष्टि नाक के अग्रभाग पर है। मस्तक पर गोल अलंकरण है। यह पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा, जो पत्थर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियाँ हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया। मृण मूर्तियाँ मिट्टी से बनी मूर्ति को मृण मूर्ति कहा जाता है। आग में पकी मिट्टी से बनी मूर्तियों को मृण मूर्ति या टेराकोटा फिगर भी कहा जाता है। मानव मृण मूर्तियाँ ठोस हैं, जबकि पशु पक्षियों की जो मृण मूर्ति प्राप्त हुई है वो खोखली प्राप्त हुई है। गाय की जो मृण मूर्ति है उसका अभाव है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की मृण मूर्ति है जो शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक कुबड़ वाला बैल है। मृदभांड अधिकांश मृदभांड मिट्टी से निर्मित मृदभांड बर्तन, ठीक है, निर्मित बर्तन। इन मृदभांडों पर हड़प्पा लिपि मिलती है। मृदभांडों का अर्थ है मिट्टी से बने हुए बर्तन। हड़प्पा सभ्यता की जो नगरों की जो विशेषता थी, हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर नियोजन पद्धति, जो ग्रिड सिस्टम या जालनुमा पद्धति पर आधारित थी, ऑक्सफोर्ड मेथड।
ठीक। नगर, हड़प्पा नगर दो भागों में वर्गीकृत थे, पश्चिम व पूर्वी भाग। पश्चिम भाग, पश्चिम का जो हिस्सा था, पश्चिम का हिस्सा पूर्णतः किलेबंद था। इसमें शहर के प्रशासकीय वर्ग निवास करते थे। जो शहर के वरिष्ठ या कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण वर्ग महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे, वो पश्चिमी भाग में निवास किया करते थे। नगर का हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा है, यह किलेबंद नहीं हुआ करता था। इसमें सामान्य लोग निवास करते थे, व्यापारी, शिल्पकार और किसान और चर्मकार आदि। पूर्व दिशा में स्थित टीले को नगर टीला, और जबकि पश्चिम दिशा में स्थित टीले को दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाई गई थी। ठीक है। मकान के बीचों में जो मकान बनते थे सिंधु सभ्यता में, बीच बीच में एक आंगन के चारों ओर मकान, रसोई घर, स्नानागार गली की ओर बने होते थे। घरों की खिड़कियां एवं दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, घरों की जो खिड़कियां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया करता था। ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, 90 डिग्री पर। ऑक्सफोर्ड मेथड भी यह समानताएं मिट्टी की बनी होती थी, जिसके दोनों किनारों पर पकी ईंटों से निर्मित नालियां बनी होती थी। जो सड़कें बनी होती थी उसके दोनों किनारे पकी मिट्टी से लगी निर्मित नालियां बनी होती थी। जाल पद्धति या किसे कहते, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई रेखाएं की पद्धति को ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति कहते हैं। जब एक दूसरी रेखा जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो इसे जो इस प्रकार की पद्धति होती है वो ग्रिड सिस्टम या जाल पद्धति कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। कृषि। हड़प्पा आर्थिक स्थिति के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। कृषि, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इन उपजाऊ मैदानों में जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी थी, इसमें गेहूं और जौ की खेती बहुत अच्छी हुई थी। इस समय खेती के कामों में प्रस्तर यानी कि पत्थर और कांसे से बने औजार प्रयुक्त किए जाते थे। ये लोग चावल के उत्पादक थे। इसके प्रमाण मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। ठीक है। गन्ना उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। विश्व में कपास को उगाने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है वो सिंधुवासी थे। मतलब सबसे पहले जो कपास की खेती की है, कपास की खेती वो सिंधुवासियों ने की है। इसलिए मेसोपोटामियम के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया। जो मेसोपोटामिया, जो इराक, वर्तमान इराक शहर है, उसके लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया। जुते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ, जो हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा बनावली के हिसार जिले। पशुपालन। मुख्य पालतू पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि थे। शेर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मात्र मणिमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वैसे घोड़े की कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मणिमूर्तियाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब खिलौने के रूप में उपयोग किया करते होंगे। शिल्प या उद्योग धंधे। इस समय तांबा मेटल मिलाकर कांसा बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इसके प्रमाण जो मिले हैं सूती वस्त्रों के, मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की जो प्रस्तर मूर्ति में तिपैया अलंकरण युक्त
साल है उससे प्राप्त होता है। ठीक है। चहुंदड़ू एवं लोथल से मन के बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। व्यापार एवं वाणिज्य, सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के व्यापार करते थे। जो वस्तुओं निर्मित करते थे उसके लिए अपेक्षित कच्चा माल नगरों में उपलब्ध नहीं था, अतः उन्हें बाहर देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापित करते थे। जो व्यापार करते थे या जो वस्तु निर्मित करते थे उनका जो कच्चा माल है वो शहरों में उपलब्ध ना होने के कारण व्यापार के विदेशों से व्यापार किया करते थे। कच्चे माल की आवश्यकता तथा तैयार माल की खपत के लिए व्यापक संबंधों को मजबूती प्रदान की गई। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रचार नहीं था, अपितु वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। तौल की इकाई समता 16 के अनुपात में थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ें। वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं का इसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे कि आपके पास गेहूं है और मेरे पास चना है, आपको चने की आवश्यकता है और मुझे गेहूं की आवश्यकता है, तो मैं चने के बदले आपको गेहूं दे दूंगा और मुझे गेहूं के बदले आपसे चना ले लूँगा। तो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के रूप में, जो आप वर्तमान परिवहन इसके रूप में 2 पहिया अथवा 4 पहिया बैलगाड़ी का या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी युक्त पहिए ठोस आकार के थे। मेसोपोटामिया से व्यापार संपर्क स्थल या समुद्री मार्ग दोनों से होता था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। राजनीतिक जीवन, हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित हुई थी। मतलब इसका जो प्रतिनिधित्व था वो किसी एक जगह से हुआ करता था। मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। स्टुअर्ट पैगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है, तो वो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा को। किसने कहा है? स्टुअर्ट पैगट ने। इनका धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की जो जानकारी मिलती है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। इस सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संस्कृति में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। मंदिर के अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं। अधिक मात्रा में ताबीजों के प्रयोग से ऐसा लगता है कि ये लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। युग से लोग परिचय थे। स्वास्तिक चिन्ह, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें स्वास्तिक चिन्ह का अंकन किया गया है। इसमें सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा भी कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह को चतुर्भुज ब्रह्मा भी कहते हैं। ठीक। मातृ देवी, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ प्रतीत होता है। यह समुदाय पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे तथा उसी की पूजा करते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस को मानते हैं। मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस को मानते हैं। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी को माना करते थे, वे पूजा करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से लिंग व योनि पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धार्मिक जीवन के अंतर्गत अब सामाजिक जीवन पढ़ेंगे के बाद स्त्रियां मूर्ति अधिक समय मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जो समाज था
सिंधु सभ्यता का मात्र सत्तात्मक समाज था। वर्तमान समय में भी अब जो समाज है वो दोनों सत्ताओं के उल्ट बढ़ रहा है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता था का समाज था वो मात्र सत्ता था। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, पुरुष दाढ़ी और मूछों के शौकीन थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, चौपड़ पासा खेलना प्रमुख है। अब सामाजिक जीवन के अंतर्गत अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रमुख प्रचलित थीं: दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार के मृतक के शव को पूर्णतः जलाने के पश्चात शेष बचे भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। यह पूर्णतः आज जो वर्तमान समय हिंदू विधि से मेलजोल खाती है। पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता है, मुस्लिम विधि से संबंध रखती है। आंशिक समाधिकरण में इसमें शव को पशु पक्षियों को खुला छोड़कर पशु पक्षियों के द्वारा खा लेने के पश्चात जो शेष भाग बचता है उसे भूमि में दफना दिया जाता है। यह पारसी विधि से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता के पतन आर्यों का आक्रमण माना जाता है। कई विद्वान इसे बाड़ा के द्वारा भी इसका पतन मानते हैं। कोई कहते हैं कि इसमें एक प्राकृतिक दुर्घटना के कारण इसका पतन हो गया। ठीक है, कई विद्वानों का अपना अलग अलग मत है।